अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 12, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात दौलत सलजूकी 1037 हमजा का 1157 हमजा। सलजूक तर्क मखज़ तुर्कों की एक शाख है। इस खानदान का बानी एक शख्स वक़ा या वक़ता था। मानी कमान लक़ब तैमूर तालिब था। वो तुर्किस्तान यानी दश्त कैचाक के बादशाह पैगो के मतुसलीन में से था। उसके बेटे का नाम सलजूक था, जो अपने आप को अफरासियाब की 34वीं पुश्त में बताता था और अपने बाप के बाद पैगो के दरबार में रसूख रखता था। लेकिन एक रोज़ किसी बात पर सलजूक पैगो से खफा होकर माँ अपने बेटों के समरकंद नदवाओ बुखारा की तरफ चला आया। इब्न नसीर के कौल के मुताबिक 1629 हमजा में सलजूक का तर्क वतन करना पैगो की मलका की मुखालफत की बना पर हुआ और मकाम जुन्द के करीब इस मुख्तसर काफिले ने क़याम किया और इस्लाम भी कबूल किया। लेकिन रावंदी के बयान से मालूम होता है कि सलजूक तर्क वतन से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था, न कि जुन्द के मुसलमान आमिल की तरगीब से मुसलमान हुआ। ये इलाका उस वक्त पैगो बादशाह तुर्किस्तान का बाजगुजार था। चंद रोज बाद जब पैगो के अमाल ज़र खराज वसूल करने के लिए आए तो सलजूक ने वहां के हाकिम से कहा कि मुझसे ये नहीं देखा जाता कि किफ़ार आकर मुसलमानों से खराज वसूल करें। सलजूक की इस हिम्मत को देखकर वहां के बाशिंदे भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। चुनांचे सलजूक के साथ मिलकर पैगो के अमाल पर हमला आवर हुए। इस हमला में सलजूक को फतह हुई और उसकी बहादुरी की दूर दूर तक शोहरत हो गई और इसके कबीला के लोग आकर इसके साथ शामिल होते गए। जब ऐलक खान ने नूरसानी पर हमला किया तो सलजूक ने नूरसानी की तरफ से ऐलक खान के मुकाबले में बहादुरी दिखाई। इस लड़ाई में सलजूक का बेटा मिकाइल मारा गया। मिकाइल के दो बेटे तुगरल बैग और चगल बैग थे। अपने दादा सलजूक के जेर तरबियत परवरिश पाने लगे। सलजूक के 4 और भी बेटे थे, जिनके नाम इसराफील, यूनुस, पनाल और मूसा थे। तर्क और मुगल कबाइल में किसी शख्स का गैर मामूली बहादुरी दिखाना इसके सरदार कौम बना देने के लिए काफी था। सलजूक और इसके बेटों को बहुत जल्द नामूरी और बहादुरी हासिल हो गई थी। इसके गर्द तुर्कों की जमीयत कसीर फराहम हो चुकी थी। इस अरसे में सलजूक का इंतकाल हो चुका था। सलजूक के पोते चगल बैग ने एक जमीयत लेकर आर्मीनिया की जानिब ईसाइयों पर जिहाद करने के लिए जाना चाहा। रास्ते में महमूद गजनवी का इलाका यानी सूबा तुस पड़ता था। तुस के आमिल ने एक मुजाहिद फी सबील अल्लाह को अपनी अमलदारी से गुजरने दिया, लेकिन महमूद बहुत दूर अंदेश बादशाह था। इसको जब ये मालूम हुआ कि सलजूकी गिरोह इसके इलाके में से होकर गुजरा है तो उसने आमिल तुस से जवाब तलब किया और फिक्रमंद हवा कि ये लुटेरा गिरोह मेरी मुमलिकत को कहीं गारतगिरी का तख्ता मश्क न बनाए। चगल बैग आर्मीनिया से जब फतह याब होकर वापस आया तो सलजूकियों की तादाद और ताकत में और भी इजाफा हो गया। अब इन्होंने नवाब बल्ख में अपने मवेशियों को चराना शुरू कर दिया और वहीं इकामत पजीर हो गए। महमूद गजनवी ने इन हालात से मतला होकर अपने आमिल के जरिए सलजूकियों के सरदार को अपने दरबार में तलब किया। उनके लिहाज से सलजूक का बेटा इसराइल सबसे बड़ा और जिलहोश शख्स था। चुनांचे उसी को दरबार महमूदी में रवाना किया गया। महमूद ने इसराइल को निहायत इज्जत के साथ दरबार में जगह दी और बहुत सी बातों को दरियाफ्त किया कि अगर मुझको जरूरत पड़े तो तुम कितने आदमियों से इमदाद कर सकते हो। इसराइल ने अपना तीर सामने रख दिया और कहा कि अगर आप इस तीर को हमारे कबाइल में भेज दे तो 1 लाख सिपाही हाजिर हो जाएंगे। महमूद ने कहा कि अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़े तो और कितने आदमी दे सकते हो। इसराइल ने अपनी कमान रख दी और कहा कि अगर आप इस कमान को हमारे कबाइल में भेज देंगे तो 2 लाख सिपाही तैयार होकर आ जाएंगे। इस जवाब को सुनकर महमूद ने इसराइल को बतरीक जमानत अमन रोककर हिंदुस्तान की तरफ भेज दिया, जहां वो 7 साल का अंजर के किला में कैद रहा। सलजूकियों की सरदारी तुगरल बैग और चगल बैग से मुतालिक रही। ये दोनों भाई आपस में इत्तिफाक व इत्तेहाद के साथ रहे और मिलकर अपने कबाइल मुतालिका पर हुकूमत करते थे। महमूद गजनवी ने अव्वल सलजूकियों को मावरा नहर में कुछ जमीन बतौर चरागा दे दी और फिर इस बात की भी इजाजत दे दी कि वो दरियाए जिहों को अबूर करके खरासान में आबाद हो जाएं। इस बात पर अरसलान जाजिब आमिल तुस व बल्ख ने एतराज किया कि ये जंगजू कौम है, किसी वक्त बाइस अजियत होंगे। आप उनको दरियाए जिहों से इस तरफ आने की इजाजत क्यों देते हैं? मगर महमूद को अपनी ताकत का हाल मालूम था। नीज वो जानता था कि उनको फौज में भर्ती करके उनसे काम लिया जा सकता है। इधर उसने इसराइल को बतौर यरगमाल नजर बंद कर रखा था। जब महमूद का इंतकाल हुआ तो सुल्तान मसूद ने इसराइल को कांजर के किला से फौरन आज़ाद कर देने का हुक्म सादिर किया।
लेकिन राहत अल-सदूर के मुसन्निफ रावंदी के कौल के मुताबिक वो कैद ही में मर गया था और आगे चलकर वो ये मशहूर मसल भूल चुका था, ऐसा दरवाज़ा मत खोलो जिसे तुम बंद नहीं कर सकते, और ऐसा तीर मत चलाओ जिसे तुम वापस नहीं ला सकते। इसराइल के कैद होने के बाद इसका लड़का कतलश भागकर रूपोश हो गया और फिर कुछ देर के बाद बुखारा में अपने अकारिब से जा मिला और इसने यह हक किया कि वो अपने बाप का क़सास सुल्तान महमूद से ज़रूर लेगा। उस ज़माने में महमूद और ख्वारिज़्म शाहियों की ख्वाहिश के मुताबिक इसराइल का भाई मिकाइल अपने कबीले समेत 1034 हमजामी कोच करके निसा और अबयोरत के करीब जा पहुंचा। महमूद का ये ख्याल था कि अगर ये लोग अपने असल मरकज़ से हट जाएं तो उनकी क़ुव्वत भी कम हो जाएगी। गो सलजूकियों की नकल मकानी के बहुत जल्द बाद गज़नियों को भी चैन से बैठना नसीब न हुआ। मसूद ने अपनी तख्त नशीनी के बाद सल्तनत पर अभी पूरे तौर पर काबू न पाया था कि चगलबैग ने मरो और हिरात पर कब्जा कर लिया। मसूद के मसाइब का उस वक्त आगाज़ होता है जब उसने अपने भाई मोहम्मद को तख्त से हटाकर गजनी के तख्त पर कब्जा किया। 1033 हमजा में जब मसूद ने ईरान पर अपना कब्जा मुस्तकिल करने के लिए एक दफ़ा हमला किया और इसके मन बाद हिंदुस्तान में बगावत हो गई और तर्क सलजूक बिल्कुल आज़ाद हो गए। तबरिस्तान तक मसूद ने तकरीबन कामयाबी के साथ फासिला तय किया, लेकिन इससे आगे बढ़ के उसे कोई ख़ास कामयाबी न हुई, क्योंकि तुगलक और चगलबैग ने मिलकर मसूद का मुकाबला किया और खरासान की हुकूमत ले ली। 1038 हमजा में मिकाइल बिन सलजूक के लड़के तुगलक ने अपना दार अल हुकूमत करार दिया और चगलबैग ने मरू को अपना मरकज़ बनाया। थोड़े ही अरसा बाद 1039 हमजा में निशापुर पर कब्जा कर लिया। इब्न नसीर ने उन सादालू फातिहीन की कहानी बयान करते हुए ये लिखा है कि निशापुर में जब ये लोग पहुंचे तो वहां बहुत सा काफूर देखकर उसे चखने लगे, क्योंकि उनके ख्याल में ये निहायत उम्दा सफ़ेद नमक था। एक वक्त था कि सुल्तान मसूद ने गज़ तुर्कों के खिलाफ जंग करते वक्त तुगलक और चगलबैग से मदद ली थी और खरासान में उनकी मदद से गज़ों को शिकस्त दी थी। इन भाइयों ने पहले तो मसूद की मदद की, लेकिन ठीक 2 साल बाद जब मसूद वहां से चला गया तो चगलबैग ने मसूद के नुमाइंदे और गजनवी सरदार पर हमला करके शिकस्त दी और रफ्ता रफ्ता सारा खरासान सलजूकियों के कब्जे में आ गया। 430 दो चश्मे के मुताबिक 1038 हमजा में तुगलक की बादशाहत का ऐलान हुआ। मसूद, जो अब तक हिंदुस्तान की बगावतों में उलझा हुआ था, ये सुना तो हिंदुस्तान से खरासान आया और सूरत-ए-हाल का मर्दाना वार मुकाबला किया, लेकिन 1039 हमजा में उसे सलजूकियों के हाथों शिकस्त फाश हुई। इसने हिम्मत न हारी। इस शिकस्त के बावजूद मसूद फिर एक दफा हिंदुस्तान फौज जमा करने के लिए लूटा, लेकिन 1 साल बाद कत्ल हुआ। मसूद की वफात के 3 साल बाद इसका लड़का मवदूद सलजूकियों पर हमला आवर हुआ, लेकिन उसे भी शिकस्त खाकर लूटना पड़ा। मवदूद की शिकस्त के बाद गजनवी इस कदर न संभल सके कि फिर खरासान का रुख करते। इधर सलजूकियों ने खलीफा बगदाद कायम बालला को खत लिखा, जिसमें गजनियों के खिलाफ शिकायत की और अपनी हिमायत का यकीन दिलाकर अपने आप को बादशाह मनवाने पर इसरार किया। खलीफा ने सलजूकी हुक्मरानों की अज़दाश्त मंजूर कर ली। हयात बालला बिन अल-मामूनी को तुगलक के दरबार में सफ़ीर बनाकर भेजा और औलबोया की बजाय तुगलक सलजूकी के नाम का सिक्का और खुतबा जारी करने का हुक्म सादिर फरमाया। सलजूकियों ने रफ्ता रफ्ता तमाम ईरान को अपने तसल्लुत में ले लिया और ईरान में वसीवा और इस सल्तनत कायम कर ली। आखिर इस सल्तनत की तकसीम यूं हुई। आइक, वसत, हिरात, सिस्तान के इलाके सलजूक के बेटे मूसा अरसलान के हिस्से में आए और मूसा अरसलान के भतीजों चगलबैग, दाऊद और तुगलक के हिस्से में मरू और इराक आए। चगलबैग के 2 बेटों कादिर दिया कारदत और याकूती को किरमान, तूस, दबास, आज़रबाईजान और बुखारा के इलाके मिले। इसके तीसरे बेटे अलप अरसलान ने अपने चचा तुगलक के साथ रहना पसंद किया, जिसने रे को अपना दारुल सल्तनत बनाया था। हमदान का इलाका इब्राहिम बिन नियाल बिन सलजूक को दिया गया और मूसा अरसलान के बेटे कलतमश के हिस्सा में गिरगान और दामगान आया। तुगलक ने फतूहात से फारिग होकर चाहा कि खलीफा अल-काइम से मुलाकात का शर्फ हासिल करे। दरख्वास्त कबूल होने पर 1055 हमजा में तुगलक बगदाद पहुंचा, जहां बड़ी शान शौकत से उसका इस्तकबाल किया गया। तुगलक ने खलीफा की खिदमत में पहुंचते ही बड़े खुशू व खुशू के साथ तख्त खलीफा की खाक को बोसा दिया। खलीफा ने उठाकर उसे एक और तख्त पर बिठा दिया, जो अपने तख्त के साथ सजाया हुआ था। इसके बाद फरमान पढ़ा गया, जिसमें तुगलक को खलीफा रसूल का मनसब और मुसलमानों की इमामत तफवीज़ हुई। खिलाफत की हफत किश्वरी की बादशाही की अलामत के तौर पर खलीफा ने तुगलक को 7 खिलत और 7 गुलाम इनायत किए। फिर ज़रीफत की एक रदा बख्शी, जो मशक और अंबर से मुतर थी। इसके बाद उसे 2 किनारों का ताज पहनाया, जिससे मुराद ईरान व हिजाज की सल्तनत की अलामत थी। इस पुरतपाक इस्तकबाल के बाद तुगलक 1 साल से ज़ायद अरसा के लिए बगदाद में मुकीम रहा। तुगलक
तुगलक बैग तकरीबन 1.5 साल तक दरबार खिलाफत में मुकीम रहा। इस अरसा में तुगलक की भतीजी और अरसलान खातून जो अलप अरसलान की बहन थी की शादी बड़ी धूमधाम से खलीफा से कर दी गई। तुगलक को एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम ने ख्वाब में तनबीहा की और उसके बाद दरबार खिलाफत से रुखसत हुआ। इसके बाद तुगलक ने उन तुर्की अफवाज की बगावत को फरू करने में भी खलीफा की मदद की जो मुवस्सिल और दियारबकर में हमला आवर हो गई थीं और गालिबन खिलाफत से बतरीक व तहसीन हासिल करने के लिए तुगलक ने एक दफ़ा फिर खलीफा के पास हाजिरी दी और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे मुल्क अल-मशरिक अल-मग़रिब का खिताब दरबार खिलाफत से अता हुआ, लेकिन उन इनायात से इसकी तस्कीन न हुई। खलीफा की बहन से शादी 1041 हमजा में जब उसकी बीवी फौत हुई तो उसने खलीफा से इस्तिदा की कि खलीफा की लड़की की शादी इससे हो जाए, लेकिन राहत अल-सदूर के मुसन्निफ के मुताबिक तुगलक ने खलीफा की बहन से शादी का इजहार किया। खलीफा को ये इस्तिदा पसंद न आई और पहले तो उसने बहुत एहतजाज किया, लेकिन तुगलक की रोज़ अफज़ों क़ुव्वत को देखते हुए खलीफा और अरकान दौलत ने यह फैसला किया कि शादी सिर्फ रस्मन होगी, मियाँ बीवी को आपस में मिलने की इजाज़त अलहदगी में न होगी। चुनांचे इस शर्त को तुगलक ने कबूल कर लिया और इस शर्त पर शादी हो गई। ये शादी बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह हारून अर-रशीद ने अपनी बहन अबासा की शादी जाफर बरमकी से की थी। शादी करने के बाद तुगलक वापस चला गया, लेकिन दूसरे साल फिर दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ और अपनी बीवी के लिए जो ज़रवाउ जवाहरात लाया था दरबार में बीवी के सामने पेश किए और कई दिन तक अहल बगदाद के खाने का इंतज़ाम किया। उस वक्त जब उसने अपनी बीवी को ले जाने की ख्वाहिश की तो उसे अपना वादा याद दिलाया गया कि वो अपनी बीवी से अलहदगी में नहीं मिलेगा। चुनांचे वो उसी पर कायम रहा और कुछ दिनों के बाद वापस चला गया, लेकिन उसी साल 4 सितंबर 1063 मुताबिक 8 रमज़ान उल मुबारक 455 हमजा को तुगलक की वफात अपने मस्तक़र में हुई। बकौल मुसन्निफ राहत अल-सदूर दुल्हन को बगदाद से तबरीज़ तक पहुंचाया गया, मगर पेशतर इसके कि दुल्हन रेजो तुगलक का दारुल खिलाफा था पहुंचती। तुगलक की वफात की खबर पहुंची और शहजादी वापस बगदाद पहुंचा दे गई। सीरत तुगलक की उम्र वफात के बाद 70 साल की थी। वो एक कामयाब, सख्तगीर, दाना और सखी बादशाह था। चूंकि तुगलक बैग लावलत फौत हुआ था और इसका भाई चगल बैग 4 साल पहले 18 रजब 451 दोचश्मे को फौत हो चुका था, इसलिए इसके बाद इसका भतीजा जो कि इसके साथ रहता था यानी सुल्तान अलप अरसलान बिन चगल बैग इसका जानशीन और मदरुल महाम खिलाफत मुकर्रर हुआ। अलप अरसलान की तख्त नशीनी के थोड़े ही अरसे बाद साबिक बादशाह के वजीर अब्दुल मलक अलकंदरी ने यह कोशिश की कि अलप अरसलान के भाई सुलेमान को तख्त पर बिठाया जाए, लेकिन इस कोशिश में नाकामी के बाद अलकंदरी को खुद मरो में जिंदानी होना पड़ा, जहां 1 साल कैद के बाद उसे इन 2 मुलाजिमों ने कत्ल किया जो अलप अरसलान के भेजे हुए थे। तारीख बताती है कि अलकंदरी ने अपने खानदान को अलविदा कहकर यह दरख्वास्त की थी कि उसे फांसी देने की बजाय तलवार से मारा जाए, और मरने से पहले उसने अलप अरसलान और निज़ाम उल मलिक को यह पैगाम भेजा कि इन्हें कहा जाए कि मुझे आपके खानदान से बहुत बड़े सिले मिले हैं। मुझे आपके चचा ने इस दुनिया की हुकूमत की अता की थी और आपने मुझे जाम शहादत पिलाकर आक़बत की बादशाहत इनायत फरमाई। इस तरह मुझे दोनों जहानों में फ़ायदा रहा। निज़ाम उल मलिक को ये पैगाम पहुंचाया गया, तुमने दुनिया में बरखोसत शुदा वज़रा को कत्ल कराने की बुरी रस्म की बुनियाद रखी है। मेरी दुआ है कि तुम और तुम्हारी औलाद उसी रस्म का मजा चखे। अलकंदरी की वफात के वक्त उम्र 40 साल की थी। वो अरबी का बहुत बड़ा आलम था और शाफ़ी अल-अक़ीदा था। इसने अरबी में बड़े अच्छे शेर लिखे। उसे ख्वारिज़्म में इसके बचपन में खनसा बना दिया गया था। नोट: अलकंदरी को मरो में कत्ल किया गया। इसका सर नेशापुर में दफन किया गया। इसके सर की एक हड्डी निज़ाम उल मलिक के हुक्म से किरमान भेज दी गई। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।